बीजेपी के युवा नेता प्रवीण के कत्ल के बाद कर्नाटक में फिरकावाराना माहौल कुछ हद तक कशीदा हो गया है। राष्ट्र हुकूमत भी प्रवीण के कत्ल के मामले में एसडीपीआई पीएफआई पर इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। खुद होम मिनिस्टर ने भी शक का इजहार किया है, मामले की तहकीकात कराने का ऐलान किया है। इस मामले पर हुकूमत का एक तरह से बयाज़्ड मामला नज़र आ रहा है, गैर जानिबदारी हुकूमत नहीं दिखा रही। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एसडीपीआई के कौमी सतह के लीडर है जनाब अब्दुल हन्नान साहब। सर, किस तरह देख रहे हैं रियासत में कुछ भी अगर से किसी राइट विंग लीडर का कत्ल होता है तो शक की सुई सीधा एसडीपीआई पीएफआई पर जाके रुकती है? देखिए, कत्ल सिर्फ राइट विंग का नहीं हो रहा है। यहाँ पर हर दिन कत्ल गारतगिरी है, महंगाई है, रेप चल रहा है और इंसानियत का कत्ल हो रहा है, यहाँ तक कि जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। लेकिन ये लोग जो है कत्ल की सियासत इस तरीके से करते हैं कि ताकि उनको वोट बैंक बने, उनका हुकूमत के अंदर हिस्सेदारी बढ़े। तो ये एक उनकी पॉलिटिक्स है और एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट को इसलिए वो निशाना बनाते हैं क्योंकि हम हमेशा जमहूरियत के लिए काम करते हैं और आरएसएस की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हम बोलते हैं, इसलिए उनका निशाना है। क्यों जो सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं एसडीपीआई पीएफ, एकदम सॉफ्ट टारगेट, कुछ भी हो सीधा शक की स्वयं कुछ भी हो जाए सीधा फर्स्ट अटैक ऑन एसडीपीआई पीएफआई। जो लोग लड़ाई में सामने होते हैं तो उन्हीं के साथ तो अटैक होता है। हम लड़ाई में उनके खिलाफ सामने हैं, इसलिए फर्स्ट अटैक हमारे ऊपर होता है। सर, जिस तरह से प्रवीण का कत्ल हुआ उसके बाद जिस तरह से सियासत गरमाई गई है, होम मिनिस्टर की गाड़ी को तक राइट विंग का ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के युवा नेताओं ने होम मिनिस्टर की गाड़ी को उठाने की कोशिश की, गाड़ी को ढकेलने की कोशिश की, नलिन कुमार कतील के गाड़ी को उठाने की कोशिश की, होम मिनिस्टर का घेराव किया गया, होम मिनिस्टर के होम टाउन में प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या बीजेपी इस तरह से बीजेपी की तरफ से बात आई कि बीजेपी हुकूमत में भी अगर से हिंदू सेफ नहीं है तो क्या आप राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन से हुकूमत को सिर्फ हिंदू राइट विंग की हुकूमत तस्वर करते हैं? क्या इस तरह का बोलने का मतलब क्या है सर? ये राइट विंग के लोग अवाम के अंदर, खुसूसन नौजवानों के अंदर बेरोज़गारी पैदा करने के बाद उनके अंदर एक एहसास कमतरी पैदा कर दिए हैं कि हिंदू ख़तरे में है, जबकि प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, चीफ मिनिस्टर्स हिंदू हैं, सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन हिंदू है। ये तमाम होने के बावजूद हिंदू ख़तरे में है जैसा एक माहौल पैदा करके उनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं। जब उन्हीं के सरकार में इस तरीके से नाइंसाफ़ी होती है तो वो गुस्सा ज़ाहिर है, गुस्सा ज़ाहिर होगा। श्रीलंका में क्या हुआ, इसी तरीके का एक माहौल बनाया गया तो हुकूमत को चने छापने पड़े। तो इसी तरीके का एक माहौल यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी वाले बना रहे हैं, उनका किया हुआ वो भुगतेंगे। सर, जिस तरह से सियासत हुई, सीएम खुद जाकर प्रवीण के घर वालों से मिले, उनको जो है कंपनसेशन का भी ऐलान किया गया, मगर वहीं फाजिल का भी कत्ल हुआ, फिर उसके बाद और एक का कत्ल हुआ, 2 मुस्लिम नौजवानों का कत्ल हुआ, मगर हुकूमत की जानिब से इस पर खामोशी है। कोई ये नहीं हो रही है जो प्रवीण का कत्ल हुआ उसको या वो उस केस की जो है तहकीकात या न्याय से भी करने की बात कही गई है। तो क्या लगता है हुकूमत सिर्फ एक विज़न के तहत काम कर रही है कि एक तरीके से हुकूमत खुले तौर पर जानिबदारी का एहसास दिखा रही है? संविधान का अहद लेकर ऐवानों में जाने वाले लोग जैसे ही हुकूमत उनको मिल जाती है, इख्तिदार मिल जाती है, तो संविधान के क़त्ल के लिए निकल पड़ते हैं। तो इसी तरीके का एक वाक़या है ये, और ये वाक़या पहला वाक़या नहीं है। हमेशा इस तरीके की तफरीक़ और गैर जानिबदारी की बजाय जानिबदारी बढ़ती जा रही है। ये कोस्टल एरिया में दक्षिण कन्नडा में सबसे पहले मकसूद का कत्ल हुआ, वो भी मासूम था, नौजवान था, निहत्ता था, उस पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ। उसके घर में क्या हालत है। उसके बाद परवीन का कत्ल हुआ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उसे भी कंडेम करती है। इंसानों के कत्ल व गरतगिरी की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। फिर उसके बाद जो है फाजिल का कत्ल हुआ। लेकिन एक सरकार एक स्कीम लागू करती है या कोई कॉम्पनसेशन देती है, कोई कानून बनाती है, तो क्या कपड़े देखकर, नाम देखकर, मज़हब देखकर बनाएगी? इंडिया में ये कैसे दिन है? हिंदुस्तान आज़ाद हुए सिर्फ 70 साल हुए, हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि एक चीफ मिनिस्टर, कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर 10-15 किलोमीटर के अतराफ में उनका सफ़र होता है, वहाँ पर 3 कत्ल हुए हैं, 3 शहादतें हुई हैं, एक के घर को जाते हैं, 25 लाख कॉम्पनसेशन देते हैं, और फिर 5-10 किलोमीटर पर वहाँ पर फाजिल भी है, मकसूद भी है, उसकी भी माएँ रो रही हैं, तड़प रही हैं, उनको एक पैसा भी नहीं, एक विज़िट भी नहीं, एक ऑफिसर भी विज़िट नहीं करता। ये क्या मामला है? जमहूरियत का कत्ल है। सर, फिर
ऐवानों में इस तरह की आवाज़ें क्यों नहीं उठाई जाती, जिस तरह से हुकूमत राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन उस पर मेहरबान हैं? ऐवानों में, हाउस में क्यों, असम्बली में, लोकसभा में इस तरह की आवाज़ें क्यों नहीं उठाई जाती? आखिर कब वो हुकूमत पर प्रेशर कराया जाएगा कि आप सिर्फ वन साइडेड मत देखिए? आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है ऐवानों में हुकूमतों को झंझोड़ने की? ऐवानों में झंझोड़ने की जिम्मेदारी तो अपोजिशन की है, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन कहाँ है? अपोजिशन के अपने लाले पड़े हुए हैं। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, दूसरे जितने भी अपोजिशन, सो कॉल्ड अपोजिशन है, वो तो बाय नाम है। उनके अपने करप्शन के चार्जेस और ऐसे चार्जेस हैं, वो ईडी और एनआईए से फेस करने में उनका वक्त निकल जा रहा है, और उनके कार्यकर्ता उनके लीडरों की हिफाजत में, उनकी इज्जत को बढ़ाने में वो रास्तों पर हैं। अवामी इश्यूज़ को कौन उठा रहा है? ना मीडिया उठा रहा है, ना अपोजिशन उठा रहा है, ना अवाम के अंदर बेदारी है, ना फिर इसके बारे में डिबेट्स हो रहे हैं। जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अवाम को इस तरीके से बेदार करती है, तब जाके निशाने पे आ जाते हैं। सर, ये मामले के बाद जो है के.एस. ईश्वरप्पा ने भी कहा है कि PFI पर बैन लगना चाहिए, SDPI पे बैन रखना चाहिए, रियासती सतह पर एहतजाज वगैरह हो रहे हैं। ईश्वरप्पा ने कहा है कि हमने सेंटर से रिक्वेस्ट की है, सेंटर अभी उसके ऊपर गौर नहीं कर रहा है। पाबंदी लगाने की बात हो रही है SDPI PFI। नहीं, पाबंदी किस पर लगनी चाहिए? पाबंदी हेट मॉन्गर्स के ऊपर लगनी चाहिए, और ये जमहूरियत को बदलने की बात करते हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बातें हो रही हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। एक सर के बदले में 9 सर की ख्वाहिश करने वालों के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। जो संविधान की बात करता है, बराबरी की बात करता है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, इनके ऊपर पाबंदी लगा के कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? ये हिंदुस्तान है, हिंदू मुसलमानों का है, इस पर पाबंदी मजाक बन जाएगी। फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देने का SDPI पर इल्ज़ाम लगता है। जो कोस्टल एरिया में जो कत्ल वगैरह हो रहे हैं, पॉलिटिकल मर्डर्स वगैरह हो रहे हैं, वो उसमें जो है फंडामेंटलिज्म, मुसलमानों में, माइनॉरिटीज़ में फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देने का SDPI पर इल्ज़ाम लगता है। नहीं, इल्ज़ाम तो लगा सकते हैं, इल्ज़ाम लगा के आप भाग सकते हैं, लेकिन इल्ज़ाम साबित भी तो होना चाहिए। कौन सा ऐसा इल्ज़ाम हमारे पर जो साबित हुआ है? इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हर दिन इल्ज़ाम लगता है। ये कत्ल होता है तो दूसरे मिनट पे इल्ज़ाम लग जाता है। अभी एजेंसी कुछ नहीं बोलती, पुलिस कुछ नहीं बोलता, तो फिर इल्ज़ाम लगा देते। ये इल्ज़ाम लगाना एक आदत सी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए RSS पर कैसे कैसे इल्ज़ामात हैं, कैसे कैसे चार्जेस हैं, टेररिज्म में, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में, और 2 मरतबा वो बैन भी हुई है। तो ये तो साबित चीज़ें हैं, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान चीज़ है। सर, अब ये साल जो है इंतखाबी साल माना जाता है, तो किस तरह से SDPI इस साल पे सियासी सरगर्मियाँ वगैरह तेज़ किए हुए हैं? क्या एक्शन प्लान वगैरह है? क्या कर्नाटक भर में SDPI अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी, या फिर सेलेक्टेड जगहों पर ऐसा कुछ ब्लूप्रिंट वगैरह अभी तक आपने तैयार किया है? हाँ, तैयारी बहुत मजबूत तैयारी है। बूथ लेवल पर हम तैयार कर रहे हैं, गली लेवल, मोहल्ला लेवल पर हम तैयार कर रहे हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में सिर्फ हम बहुत महदूद जगह पर हम कंटेस्ट किए थे। माहौल ऐसा बन गया था कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी का भूत बताकर कांग्रेस ने और अदर पार्टीज़ ने दीगर कंटेस्ट करने वालों को कंट्रोल किया था। लेकिन अब बीजेपी का भूत तो उतर गया है। सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है, वक्फ में भी है, माइनॉरिटी में भी है, गली गली में बीजेपी आई है, और ये अपोजिशन का कोई काम नहीं है। और सिद्धरामैया की गवर्नमेंट गिरी, और फिर वहाँ के लोगों ने कहाँ गए? बीजेपी को गए। कुमारस्वामी के अफराद और सिद्धरामैया के अफराद भी कहाँ गए? अब सिद्धरामैया भी दूध के धुले नहीं रहे। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद हर एक आदमी के अंदर ये बात आई है कि मेरा वोट मेरी तकदीर बनाने के लिए, मेरे मुल्क को संवारने के लिए मैं एक जगह मुज्तमा करूँगा, ताकत बनाऊँगा, सियासी तहरीक में आगे बढ़ूँगा। ये हर एक की सोच है। इसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत जगह पर नॉन मुस्लिम्स को, दलित्स को, क्रिश्चियंस को, लेडीज़ को, मुसलमानों को, पढ़े लिखे को, सबको डालकर कैंडिडेट बनाएगी, उम्मीदवार बनाएगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम आगे बढ़ेंगे, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वोट मिलेंगे हमारे को। सर, SDPI के ताल्लुक से ये तासुर पाया जाता है कि पार्टी बड़ी अच्छी है, काम बहुत अच्छा करती है, डेडिकेट है, ईमानदार है, मगर जब वोटिंग की बात आती है तो कहा जाता है कि भाई वोट आप मत पूछिए, आप काम कर रहे हैं, हम आपके कदरदान हैं, वोट मत पूछिए। अगर से हम हमारे शहर गुलबर्गा की बात करें तो गुलबर्गा में SDPI के बड़े काम की तारीफ होती है, मगर जब वोट डालने की बात आती है तो वोट नहीं ले पाती है SDPI। तो किस तरह देख रहे हैं ये सूरत हाल? कब तक कैसी तब्दील की जाएगी, या किस तरह तब्दील होगी, या फिर इसको कब तब्दील किस तरह से करना चाहिए? पहले दिन थे कि हमें वोट नहीं मिल रहे थे, अब बहुत अच्छे वोट मिल रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं,
नॉन मुस्लिम्स के, दलित के और अदर कास्ट के भी हमें वोट मिल रहे हैं। असम्बली में तकरीबन 35,000 वोट भी मिले हैं और एक बीबीएमपी कॉरपोरेशन में 10,000 वोट भी एक वार्ड में मिले हैं। तो ये वोट हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के वोट नहीं हैं, वोट मिल रहे हैं। और तकरीबन 350 ग्राम पंचायत मेंबर्स हमारे कामयाब हुए हैं। 4 जगह पर ग्राम पंचायत अधिकार में हमारी है। 34 प्लेसेस पर काउंसलर्स और कारपोरेटर्स हमारे हैं। हो सकता है एमएलए हम नहीं बनाए पाए, लेकिन इस इलेक्शन में आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आएगा और अवाम का भरोसा हमारे साथ कैसे जुड़ा हुआ है। फोकस किन किन बेल्ट्स पे फोकस रहेगा? क्या जिस तरह से दीगर माइनॉरिटी टैग वाली पार्टियां हैं, सिर्फ माइनॉरिटी डोमिनेट एरियाज़ में ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, क्या आप चूँकि आप पर भी माइनॉरिटी पार्टी का एक टैग लगा है, क्या आप भी सिर्फ माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज़ में कॉन्टेस्ट करेंगे या फिर जनरल कॉन्टेस्ट करेंगे? नहीं, हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं देवनूर पुट्टनजया हैं, हमारा जनरल सेक्रेटरी हमारा भास्कर प्रसाद है। तो हम सिर्फ माइनॉरिटी पार्टी नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी इश्यूज़ को इसलिए हम उठाते हैं, मुस्लिम इश्यूज़ को इसलिए उठाते हैं, दूसरे कोई नहीं उठा रहे हैं। और जिसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देना है उस तरफ पहले नंबर पर हम तवज्जो देते हैं। और हमारा जो असम्बलीस होंगे, जिस जगह हमने काम किया है उस जगह हमारे वोटर से हम ज़रूर वहाँ पर कंटेस्ट करेंगे। एक अहम सवाल जो मैं भूल गया सर, अश्वत्थ नारायण ने कहा है, जो साबिक में डिप्टी सीएम थे, अब हायर एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि जो परवीन कत्ल के बाद ये मामला आया कि कर्नाटक को भी यूपी मॉडल बनाया जाएगा। किस तरह से यूपी मॉडल से क्या डेफिनेशन लेंगे सर आप? यूपी मॉडल बनाया जाएगा, यूपी से भी ज़्यादा हम तेज़ रफ्तारी से यहाँ पर काम करेंगे, यूपी मॉडल से मुराद क्या है सर? यूपी मॉडल से मुराद वहाँ पर गंगा में जो कोविड के मरने के बाद जो लाशें तैरी हैं ना, वही यूपी मॉडल है। बाबरी मस्जिद के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर जो चंदा हुआ और उसका जो गबन हुआ, वो यूपी मॉडल है। और जो एक्टिविस्ट के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है, ये यूपी मॉडल है। ये यूपी मॉडल कर्नाटका में नहीं आ सकता, धीरे धीरे इंडिया से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर जो मॉडल आने की ज़रूरत है वो अम्बेडकर का मॉडल आना है, गांधी जी का मॉडल आना है, अबुल कलाम आज़ाद का मॉडल आना चाहिए, गंगा जमुना तहज़ीब का मॉडल आना चाहिए। तमाम के लिए बराबरी, तमाम के लिए इंसाफ, तमाम के लिए जॉब, तमाम के लिए रोटी, तमाम के लिए छत। ये मॉडल कहाँ है? वो मॉडल को यहाँ पर लाना चाहिए। योगी जिस तरह से इशारा किया, योगी मॉडल से मुराद जो है माइनॉरिटीज़ के ऊपर डायरेक्ट अटैक, कि क्या इस तरह से तासुर, उनका बोलने का तासुर तो यही था कि यूपी मॉडल से मुराद जिस तरह से यूपी में योगी ने माइनॉरिटीज़ का दायरा तंग कर दिया है, तो क्या वो इशारा देना चाह रहे अश्वत्थ नारायण? हो सकता है, चूँकि गुंडों की एक आदत होती है कि वो इस तरीके के मिशनरीज़ को इस्तेमाल करके, हथियारों को इस्तेमाल करके, सोच को पैदा करके, अपने चेलों को इस्तेमाल करके, दंगा फसाद करके, मॉब लिंचिंग करके अपने इलाकों को जीतना चाहते हैं। हो सकता है उनके जहनों में गोबर भरा है, वो इख्तियार करेंगे, लेकिन क़ानून क्या बोलता है, इंडिया क्या बोलता है, इंडिया के सिटीजन्स क्या बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। शुक्रिया सर। ये थे जनाब अब्दुल हन्नान साहब, जिनका कहना है कि कर्नाटक को यूपी मॉडल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अम्बेडकर मॉडल की ज़रूरत है, मौलाना आज़ाद की मॉडल की ज़रूरत है। जिस तरह से एक बदगुमानी पैदा करने, जिस तरह से फ़िरक़ावाराना माहौल पैदा करने की कर्नाटक में कोशिश की जाए, वो कर्नाटक उसके लिए सूटेबल नहीं है। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।